ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। हम आरएस प्री को लेकर जो है चर्चा कर रहे थे। देखो, आपके पास सिलेबस होगा सभी विद्यार्थियों के पास में, और आरएस प्री 2023 को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। तो सिलेबस तो खैर यही है पिछली 2-3 भर्ती से। देखो, सबसे पहले आपके जो पहला पार्ट है इसमें है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहली ही आपके लाइन है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो प्रागैतिहासिक काल ही तो पढ़ रहे थे। ये प्रागैतिहासिक काल ही तो है। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास में 3 चीज़ थी कि एक तो था पुरा पाषाण काल, फिर था हमारे पास मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, उसके बाद में है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो ये प्रागैतिहासिक काल के पार्ट ही तो हैं तीनों। समझ गए? मैंने आपको जो है कोशिश की थी थोड़ा सा जोड़ के याद करवाने की, कैसे हम याद करना चाहिए हमें, ताकि स्थायी रूप से हमारे दिमाग में चीज़ सेट हो जाए। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो है एक 20 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था और इवन याद भी करवा दिया था कि मैंने कैसे चीज़ों को याद करना चाहिए। अब देखो, इसमें सिलेबस में आगे फिर लिखा है कि प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य। एक तो सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक चीज़ बताऊं विद्यार्थियों, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो 70 क्वेश्चन जो है, जो विद्यार्थी हल कर लेता है 150 में से, कितने में से 150 में से अगर कोई विद्यार्थी 70 प्रश्नों को सही कर लेता है तो ये मान के चलो कि उसका सामान्य वर्ग से चयन हो जाता है ना। और पिछली बार के जो मेरिट वगैरह गई है तो वो 80 से 90 के आसपास जो है मार्क्स के जिसके आ जाते हैं उसका सिलेक्शन सामान्य वर्ग में हो जाता है। तो 70 प्रश्न आपको हल करने हैं। 70 में से ये मान के चलो कि लगभग 55 प्रश्न आपके राजस्थान जीके में से आ जाते हैं, राजस्थान जीके में से आ जाते हैं, और बाकी जो 20 प्रश्न है वो आपके करंट अफेयर्स से आते हैं, करंट अफेयर्स में से आ जाते हैं। तो 55 और 20 कितने हो गए? 50, 60, 70, 75 प्रश्न हो गए। आपको हल तो 70 ही करने हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान जीके पूरा अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लोगे, और इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ लोगे। तो करंट अफेयर्स को भी अभी कोई पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जब एग्ज़ाम होगा तो आप कोई ऐसी, जैसे मूमल की गाइड आती है, बहुत अच्छी आती है ना, मूमल की वार्षिक अंक आता है, तो 1 वर्ष के पहले तक की घटनाएं आप लोगों को पढ़नी होती है। तो बस वही पढ़ना ज़्यादा। अभी करंट अफेयर्स में रोज़ की रोज़ 1-1, 1.5 घंटा आप अखबार जो है खंगालने बैठ जाओ कि कोई मतलब नहीं है उसका। लास्ट में 1 महीने पहले या 15 दिन पहले गाइड आती है, क्रोनोलॉजी की आती है, तो वो लोग आप लोग ले लेना, ठीक है। और भी अच्छी कई सारी गाइडें आती है। तो वो एक पतली सी गाइड आती है, उसमें 100-150 पेज होते हैं। उसको आराम से आप 1 महीने में 1 घंटा भी रोज़ पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ की 1-1, 2-2 घंटे की क्लासें आप देखते हो, और न्यूज़पेपर बहुत ढंग से आप आरएस प्री के लिए इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में कोई गाइड खरीद लेना, उससे आपके 20 में से 15 सवाल सही हो जाएंगे, 15 से भी ज़्यादा हो जाएंगे बल्कि। और राजस्थान जीके में 55 है, तो ऐसे करके ये 2 चीज़ आप पढ़ लोगे, और बाकी अगर आपको हल्की फुल्की भी चीज़ आती है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो देखो, हम लोग प्रागैतिहासिक काल में सिलेबस पर आप चर्चा कर रहा था। तो इसमें पहली जो लाइन थी वो थी प्रागैतिहासिक काल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखना कैसे फटाफट से सारी चीज़ें आप लोगों को याद होती है। विद्यार्थियों, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो है सामान्य रूटीन के हिसाब से 15 मिनट की क्लास आप लोगों के लिए रोज़ाना बनाऊँ, समझे। अगर रोज़ाना नहीं बन पाई तो भी सप्ताह में मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 बार आपके सामने 15-15 मिनट की क्लास आपके सामने आ जाए। आप उस क्लास को भी देखोगे तो ये मान लो कि आपका बहुत बहुत आगे तक आप पहुंच जाओगे। तो ठीक है ना, मैं इस चीज़ की कोशिश पूरी करूंगा। तो इस पहली लाइन पे ही हम लोग चल रहे हैं सिलेबस की। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि
पूरा पाषाण काल का जो समय काल था वो 25 लाख ईसा वर्ष पहले से और 10,000 ईसा पूर्व तक था, ईसा पूर्व तक था। उसके बाद में मैंने ये सारे स्थल बता दिए। इनमें से कोई भी स्थल आपसे पूछ सकते हैं कि पुरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है, कौन सा नहीं है, और पुरा पाषाण काल में कौन कौन से हमारे पास में औजार जो है हमें मिले। तो इन सबको मैंने जोड़ जोड़ के आपको याद कराया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग चलते हैं अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का सबसे पहले आप लोग देखो समय काल क्या है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर और 5,000 ईसा पूर्व तक का समय है। मोटा मोटा ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। तो 5,000 ईसा पूर्व तक का समय हो गया। अब इसके स्थल आप लोग देखो एक बार। स्थल में क्या है देखो, सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल हो गया। इसी को हम लोग लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। लघु पाषाण काल भी इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका समय काल ये मैंने बता दिया आपको मोटा मोटी, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें स्थल कौन कौन से हैं देखो। पहला स्थल हो गया बागोर, फिर हो गया विराटनगर, उसके बाद में हो गया तिलवाड़ा। 2 और स्थल आप लोग लिख लो इसमें, सोजत और धनेरी। ये प्रश्न आया हुआ है सोजत और धनेरी का। सोजत और धनेरी, ये 2 स्थल आप इसमें और ऐड कर लो। तो देखो कैसे याद कैसे करना है, फिर से आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि हमारे कई सारी देखो है ना जातियाँ होती है। जातियों में कई मीणा जाति होती है, और मीणा होते हैं, गरासिया होते हैं, है ना, भील होते हैं, गरासिया होते हैं, भील होते हैं, है ना। ऐसी एक और जाति होती है, वो है बागरिया। बागरिया जाति होती है, ये भी जो है बहुत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो बागरिया जाति होती है। तो क्या है देखो, ध्यान रखना है कि विराट कोहली ने क्या किया, मैं बता देता हूँ आपको। विराट ने बागरिया जाति के लोगों को क्या क्या चीज़ें बांटी है। एक तो तिल बांट दिए साहब, और धन बांटा। क्या बांटे? तिल बांटा और धन बांटा। तो इतना जब बांट दिया तो इतनी सारी चीज़ें पाकर क्या हुआ, वो लोग जाकर सो गए, तो सोजत हो गया। तो ऐसे ये जोड़ने का तरीका है ये। तो बाकी तो चीज़ें इतनी सारी होती है कि याद होना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे आप लोग इसको जोड़कर याद कर सकते हो। ध्यान रखना है, स्क्रैपर और पॉइंट, ये 2 पत्थर के औजार यहाँ पर विशेष रूप से मिले हैं हमें। तो पॉइंट पर स्क्रैच करो, यहाँ आप लिख सकते हो पॉइंट पर स्क्रैच करो। इसके अलावा इस युग का जो मनुष्य है, इसका मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण जो है खोज थी। और इसका जो महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो एक तो पशुपालन आ रहा है हमारे पास में, पशुपालन करना सीख गया इस युग का जो मनुष्य है। और शिकार करता ही था, पहले भी था, खाद्यान्न का संग्रहण पहले भी करता था। एक विशेष बात और है कि गुफाओं में चित्रकारी भी इस युग का मनुष्य करना सीख गया था। तो देखो मध्य पाषाण काल में हमारे पास, मैंने आप लोगों को सबसे पहले समय काल बताया। समय काल के बाद में मैंने आप लोगों को बताया जो है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व इसका समय काल था। बागोर, विराटनगर, तिलवाड़ा, सोजत और धनेरी, इन जगह से ये जो है इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और उपकरण कौन से प्राप्त हुए हैं? स्क्रैपर और पॉइंट पर स्क्रैच करो, वहाँ लिख सकते हो आप लोग। पशुपालन करना सीख गया था यहाँ का व्यक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो गुफाओं में चित्रकारी करना भी सीख गया था। उसके बाद में नवपाषाण काल पे आते हैं हम लोग। नवपाषाण काल का जो समय है माना जाता है वो 5,000 ईसा पूर्व से लेकर विद्यार्थियों 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ध्यान रखना है, मोटा मोटा ये इसका समय काल है। अब देखो इसके जो है स्थल हमें कौन कौन से हैं, इसके स्थल कौन कौन से हैं बता देता हूँ मैं आपको एक बार। देखो इसके स्थल बता देता हूँ। नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल है देखो। पहला है बागोर हो गया। उसके बाद है
उसका मैंने मध्य पाषाण काल का आप लोगों को बता दिया, पूरा पाषाण काल का बता दिया। ओके, ऊपर वाली लाइन देखो आपके कैसे मतलब फटाफट से आपके कंप्लीट होती है, ये देखना आप लोग, और कैसे आप लोगों को फटाफट याद होती है। मैंने भाई बहुत सारे सोर्सेज से ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा की और उसके बाद में मैं आप लोगों को परोस रहा हूँ, ये देख लो आप। तो मैं समझता हूँ कि इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से क्या पूछेगा वो एग्जामिनर, कि जो पूरा पाषाणकालीन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, पूरा पाषाणकालीन। तो आपको ये पूरा पाषाण काल के सारे स्थल पता होने चाहिए, तो आप फटाफट से उसको पकड़ लोगे, ठीक है। और इसके अलावा उपकरण वगैरह पूछ सकते हैं, और आग का आविष्कार, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पशुपालन, ये पूछ सकते हैं कि आग का आविष्कार कौन से काल की देन है, या गुफाओं पर चित्रकारी कौन से काल का मनुष्य करने लगा। नवपाषाण काल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो, नवपाषाण काल का समय काल मैंने आप लोगों को बता दिया कि 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक, क्यों नहीं चल रहा, ईस्वी पूर्व तक का ये जो समय है। तो देखो इसमें कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। देखो बागोर का हो गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, हो सकता है कि जो बागोर है ये दूसरे काल के जो अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जरूरी थोड़ी है एक ही काल के जो अवशेष एक जगह से प्राप्त होंगे। एक जगह से हमें कई काल के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं, तो इसमें कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है। बागोर हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया। अब इसको देखे आप खुद याद करना, अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि भाई जो है इसको भी सर जो है ट्रिक से कैसे भी आप याद करवा दो। जैसे मैंने आपको पूरा पाषाण काल याद करवाया था, जैसे मैंने आप लोगों को इसके बाद में मध्य पाषाण काल भी मैंने याद करवाया था। नवपाषाण काल के ये स्थल आप लोग देखे याद करना एक बार। बागोर हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया, तिलवाड़ा हो गया, नवाघाट हो गया, हमीरगढ़ हो गया, जहाजपुर, देवली, गिलूंड, समदड़ी और भरनी, टोंक में भरनी, आहड़ से भी, ठीक है, आहड़ से ताम्र युगीन सभ्यता है ही है। तो देखो इस युग से भी संबंधित है और ताम्र युग से भी संबंधित है। उसके बाद में गिलूंड हो ही गया, गिलूंड पहले भी लिख दिया था, गिलूंड हो गया। कालीबंगा से हमें जो है सिंधु सभ्यता भी के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं और नवपाषाण काल के भी मिले हैं। झर ये हमारे जयपुर में है, तो यहाँ जयपुर आप लिख सकते हो। देखो ये हो गया। उसके बाद में उपकरण हमें यहाँ से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, देखो सोचो वापस। पूरा पाषाण काल से कौन कौन से हमें प्राप्त हुए, मध्य से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए, और नवपाषाण काल से कौन कौन से हमें जो है उपकरण प्राप्त हुए। कुल्हाड़ी याद कैसे करोगे, कुल्हाड़ी, सेल्ट और वसूला। कुल्हाड़ी, सेल्ट और क्या है, वसूला। तो देखो कुल्हाड़ी दिखाकर कैसे याद करोगे, कुल्हाड़ी दिखाकर जो शर्ट थी एक व्यक्ति की, बड़ी अच्छी शर्ट थी, वो वसूल कर ली, ऐसे याद कर सकते हो। तो कुल्हाड़ी, सेल्ट और वसूला, ये तीनों जो है उपकरण हमें कौन से युग के हैं, नवपाषाण काल के हैं। उसके बाद में इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये लोग बस्ती बनाकर रहने लग गए थे, एक जगह स्थायी रूप से ये लोग निवास करने लग गए थे। घुमक्कड़ जो जीवन था वो इन्होंने छोड़ दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण एक मतलब चीज़ थी। मील का पत्थर थी, पहिए का आविष्कार, मील का पत्थर, पहिए का आविष्कार हो गया, तो आप ये सोचो कि मनुष्य के लिए कितनी सारी चीज़ें आसान हो गई थी। सभ्यताओं को अगर समझना भी है आप लोगों, तो एक पिक्चर भी आई थी 10,000 BC नाम से, इस तरह से कोई पिक्चर भी आई थी हॉलीवुड की, वो भी आप लोग देख सकते हो कैसे मनुष्य जीता था। हालांकि उसमें थोड़ा सा कल्पना का भी प्रयोग किया है, लेकिन उससे आप काफ़ी कुछ आप समझ सकते हो। चाक का निर्माण हो गया, ठीक है, चाक का निर्माण, इससे क्या है कि बर्तन वगैरह बनने लग गए। ये तीनों ही बड़ी महत्वपूर्ण खोज है इस युग की। कौन से युग की है भाई, नवपाषाण काल की। तो देखो तीनों काल हम लोगों ने देखे। अब अगला ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का जैसे समय काल है वो 3000 ईस्वी पूर्व के बाद में, इसके साथ साथ ताम्र युग भी चलता रहा। ताम्रपाषाण काल कौन सा होता है, जहां व्यक्ति ने तांबे की खोज कर ली थी, तांबा जमीन से निकलने लगा था और अपने औजार वगैरह जो वो बनाने लगा कच्चे पक्के, वो तांबे से भी बनाने लगा। और साथ ही साथ पैरेलल, देखो आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है ताम्रपाषाण काल, तो आपको पता होना चाहिए कि ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल क्या है, देखो ताम्रपाषाण काल, तो ये क्या है कि ताम्र युगीन सभ्यता के, और ये दोनों पैरेलल से ही चलते रहे। ये ताम्रपाषाण काल एक संक्रमण काल है पाषाण युग के और
तांबे के युग के बीच का एक संक्रमण काल है। तो ये 3000 ईसा पूर्व के बाद से इसके पैरेलल ही चलता रहा। इसके स्थल पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों आपसे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बालाथल का कि निम्नलिखित में से ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन सा है। निम्नलिखित में से ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है, उसमें पहचानना पड़ेगा। आपको 4 दे देंगे ऑप्शन। अगर इन 3 में से कोई ऑप्शन आता है तो आप लोगों को पहचान लेना है कि ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ओके। बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो धातु थी मनुष्य ने जो खोज की थी वो थी तांबा। तांबे के बाद में उसने खोज की, तांबे में फिर उसने क्या मिलाना शुरू कर दिया, टिन मिलाना शुरू कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास में, कांसा। और ये कालीबंगा की, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं ये सारी की सारी सभ्यताएं कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, ये सारी की सारी है ताम्र युगीन सभ्यताएं। उसके बाद में खोज जो हुई थी वो लोहे की हुई थी, लोहा। तो ये धातुओं का क्रम है 1, 2 और 3। ओके, आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको, बागोर हो गया, तिलवाड़ा हो गया और बालाथल हो गया। ये तीनों स्थल आप लोगों को याद रखने हैं। अगले हम ताम्र युगीन सभ्यता की ओर चलते हैं। देखो आप सिलेबस खोलो, सिलेबस में पहली लाइन आपके पास क्या लिखी हुई है, हम सेम डिट्टो वहाँ चल रहे हैं। और कोशिश ये करूँगा कि 15 मिनट के आसपास की क्लास आप लोगों को, 15 से 20 मिनट की क्लास आप लोगों को मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा सप्ताह में 3-4 बार। तो आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से पूरा मतलब एक जगह निचोड़ में लेकर आऊँगा। तो उस क्लास को आपको बराबर टच में रहना है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और थोड़ा सा लाइक वगैरह भी कर देना यार। आगे चलते हैं हम लोग। अगली जो सभ्यता है वो है हमारे पास में ताम्र युगीन सभ्यता। अब देखो ये हो गई साहब, ताम्र युगीन सभ्यता के कौन कौन से हमारे पास में स्थल है। देखो एक स्थल लिखा नहीं है इसमें, वो भी आप लोग लिख लो। आहड़ भी है, आहड़ आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। आहड़ उदयपुर में, आहड़ की जो सभ्यता है वो इधर आयड़ नदी थी, आयड़, बेड़च और उसके उदय सागर झील, और फिर उसके बाद में बेड़च से फिर आगे वो बनास नदी में मिल जाती थी वो नदी, है ना। तो आहड़ की जो सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे थी। अब देखो ताम्र युगीन स्थल कौन कौन से थे, आहड़ हो गया, गणेश्वर हो गया, बेणेश्वर हो गया, नंदलालपुरा हो गया, किराडोत हो गया, चितवाड़ी हो गया, साबणिया हो गया, पुंगल हो गया, बूढ़ा पुष्कर हो गया। बूढ़ा पुष्कर भूत भी क्या हुआ था, बूढ़ा हुआ था। पूरा पाषाणकालीन स्थल भी था ये जो बूढ़ा पुष्कर है। कुराड़ा हो गया, उसके बाद में पिंड पाड़लिया हो गया, पलाना, कोल माहौली हो गया। कोल माहौली सवाई माधोपुर का जगह है, और मलाह है। इसको भी आप लोगों को उसी स्टोरी से याद करना है। आप लोगों को लगता है कि भाई हम बना लेंगे स्टोरी या हम लोग याद कर लेंगे, तो इसको याद करना। याद नहीं हो तो आप मुझे बताना, मैं याद करवाऊंगा इसको फटाफट से, चुटकी में। ये मान लो कि 1 मिनट में आपको सारे स्थल याद हो जाएंगे ऐसे कैसे, है ना। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। चलो फिर है देखो लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता में अभी जैसे मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। देखो कैसे याद करते हैं, याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। देखो लोह युगीन सभ्यता में एक आप ढूंढो कोई सा भी इसमें से। जैसे मुझे जो मिला वो मिला सुनार से मैंने इसको गहने पे कर दिया। तो मैं अब यहाँ लोहे को गहने से जोड़ देता हूँ, गहना। ठीक है, अब देखो कैसे जोड़ेंगे हम लोग। नोह भरतपुर हो गया, नोह को याद करो ऐसे ही। जो याद हो रहा है गहने से उसको तो याद करो कम से कम। उसके बाद में विराटनगर हो गया, फिर हो गया जोधपुर में। तो गहने बड़े प्रसिद्ध है, वैसे ही जोधपुर में कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन्स वगैरह मिलती है गहनों की। ओके, तो गहने से इसको जोड़ दिया। सांभर झील के किनारे अगर मैं जाऊंगी, साड़ी लहराऊंगी तो गहने भी पहन कर जाऊंगी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। सुनारी को हमने रख ही दिया था यहाँ पर। उसके बाद में आजकल गहने रीढ़ की हड्डी में भी पहनने के आ गए, एक एक पीछे भी पहने जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे याद करो। नगर में अगर मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ग्रामीण महिला हूँ, अगर मैं नगर में जाऊंगी तो नगर में मैं गहने पहनकर ही जाऊंगी। उसके बाद में है आँखों में, मेरे नैनों में भी मैं गहना पहनूंगी। नैनों में भी, आँखों में भी क्या पहनूंगी। देखो गहनों को पहनने का ट्रेंड कहाँ चल पड़ा है, रीढ़ की हड्डी में, नैनों में। उसके बाद में है भीनमाल, याद करो आप लोग। नगर में जाऊंगी,
नगर और नगरी दोनों, नगर तो टोंक में है और नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में 84 प्रकार के गहने में पहनूंगी, और तरखान वाला ये डेरा भी लिखते हैं आगे, ये तरखान वाला डेरा है पूरा नाम। तो डेरा पे में भी अगर मैं जाऊंगी तो क्या पहनकर जाऊंगी, गहने। तो आपको गहनों से सारी चीज़ याद हो जाएगी कौन कौन से स्थल थे इसमें। आगे एक और फैक्ट से देखो, एक और चीज़ से प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्या है वो चीज़, मैं बताऊं आपको। शैल चित्रों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो शैल चित्रों की प्राप्ति में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो कंदराएं हैं वहाँ से हमें जो शैल चित्र मतलब चट्टान है, चट्टान के ऊपर भाई ये ऐसे चित्र बना देते थे, ये लो ये चट्टान के ऊपर चित्र बना देते थे। कौन से युग में, इन्हीं युगों में। तो शैल चित्रों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई है, जब पुरातत्ववेत्ताओं ने जब खोज की तो मतलब उनको जो चट्टानें हैं उनके ऊपर जो है उकेरे हुए चित्र मिले। तो फिर उन्होंने उनको कहाँ मिले, ये देखो आप, चंबल नदी घाटी में मिले उनको, बूंदी में छाजा नदी, कोटा में आलनिया है, और विराटनगर जयपुर में है, सोहनपुरा सीकर में है। इनसे मेरी बात सुनो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ से पुराने जो पेपर्स मैंने देखे, प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पुराने भी सारे पेपर मैंने देखे हैं, उसके बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो हरसोरा याद कैसे कर सकते हो, कितने भी कैसे भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो यार, है ना। जैसे भी जुड़ता है आप लोगों से, आप लोग उसको जोड़ के आप उसको याद करो। ऐसे क्या होगा कि स्थायी रूप से चीज़ हमारे को जो है याद रहेगी। अब देखो, मैंने तो कैसे जोड़ा है कि मेरा एक दोस्त है, चित्र बनाता है, ठीक है। तो उस दोस्त को क्या है, मैंने अरावली वो घूमने गया, चंबल नदी घाटी घूमने गया, उसके बाद में क्या है, मैंने उसको छाजे पर बिठा दिया, ऐसे मैंने कल्पना कर ली, आड़े में बिठा दिया। ताक होती है, आड़ा क्या बोलते हैं, ताक को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने उसको आड़े में बिठा दिया। उसके बाद में उसने विराटनगर में अपना घर लिया, और वहाँ घर में जाकर बड़ा सोरा हो गया वो, और सोहन उसका दोस्त है। ऐसे याद कर सकते हो। और भी आप अच्छे तरीके से भी याद कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप उसमें मेहनत करने, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, आप उसमें मेहनत करने की बजाय इसको याद कर लो, ठीक रहेगा। आगे देखो, अब देखो, राजस्थान में मानव की उत्पत्ति के जो प्राचीनतम प्रमाण है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान में मानव उत्पत्ति के अब तक के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक तो बनास नदी, एक बेड़च नदी और एक गंभीर नदी, इनके किनारे मिले हैं, इनकी घाटियों में मिले हैं। अब दो और जगह आपको याद करनी है। देखो, मैंने आप लोगों को 3 चीज़ बताई थी, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब देखो, इसमें ये जो पुरापाषाण है ना, इसके भी फिर कई लोग जो है वो 3 भाग फिर कर देते हैं। तो इसमें क्या है, निम्न पुरापाषाण कर देते हैं, एक तो निम्न पुरापाषाण, उसके बाद में कर देते हैं आपके मध्य पुरापाषाण, और इसके बाद में और कर देते हैं कौन सा, उत्तर पुरापाषाण। इस तरह से भी इसका कई बार डिवाइडेशन कर देते हैं। तो देखो, निम्न पुरापाषाण के जो उपकरण है वो जायल डीडवाना से हमें प्राप्त हुए हैं, है ना। निम्न पुरापाषाण इसके, ये जायल यहाँ लिख देते हैं, जायल डीडवाना। और उत्तर पुरापाषाण के बूढ़ा पुष्कर, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो सिलेबस की पहली लाइन है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इसको आपको 2 बार 3 बार देखना है, और बाकी मैं जो RS प्री के हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।